पता नहीं। देखो बच्चे, नाउ सी एनर्जी ऑफ लिक्विड। बच्चे मान लो ये हमारा ग्राउंड है, हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में हमारा लिक्विड यहां तक है, ठीक, समझ में आ गया। यहां पे एक छोटा सा वॉल्यूम ले लो, छोटा सा वॉल्यूम का लिक्विड ले लो, कोई भी एनी, इसका हाइट हो जाए h। इतने वॉल्यूम में जो लिक्विड है इसका मास हो जाए dm। देन इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू dm g इंटू h। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज m ही ले लो, dm किस लिए लेना है, m ले लो, mgh पर यूनिट वॉल्यूम। देन ये हो जाएगा mgh डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू रो जी एच है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो गया? रो जी एच। रो जी एच किसकी एक्सप्रेशन है? प्रेशर की। देन प्रेशर इज नॉट नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एम आई राइट? समझ में आ रहा है ना? प्रेशर का जो यूनिट है और पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों सेम है। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो जी एच। ये h इज द हाइट ऑफ दैट लिक्विड फ्रॉम ए रेफरेंस लेवल, इसको हम कहते हैं रेफरेंस, ये रेफरेंस लेवल। नाउ और एक चीज सिचुएशन हम देखें, मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, कंटेनर में पानी भरा हुआ है, इधर एक पिस्टन लगा दो और यहां पे भी पानी होगा या लिक्विड होगा। इस जगह की प्रेशर हो गया P, प्रेशर कितना है? P। अब ये इसकी एरिया सपोज A है, देन इसके ऊपर फोर्स लग जाएगा, फोर्स कितना लग जाएगा? प्रेशर इनटू एरिया, A इज द एरिया ऑफ दिस पिस्टन। अब इसको रोकने के लिए मेरे को कितना फोर्स लगानी पड़ेगी? F, नहीं तो ये पिस्टन भाग जाएगा। मैं क्या करता हूं, ये जो पिस्टन है इसको इतना फोर्स देके थोड़ा सा स्लाइटली आगे मूव करवाता हूं, थोड़ा सा अंदर मूव करता हूं, तो आई विल डू सम वर्क। मैं कितना डिस्टेंस मूव करवाया? बाय ए डिस्टेंस ऑफ dx। तो हाउ मच वर्क आई हैव डन? F dx, दैट इज प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। A इंटू dx क्या है? dv। and this much work done per unit volume is equal to pressure itself, and this is work done per unit volume. Work done per unit volume is nothing but it is called pressure energy। समझ में आ गया? इस टर्म को हम जनरली कहते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी, एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इट इज प्रेशर एनर्जी, इट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। ऑब्वियसली प्रेशर एनर्जी को जनरली इट इज प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ गया? इट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नथिंग बट द प्रेशर इटसेल्फ। ये जो प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब जितना हम वर्क डन किए
that is stored as its potential energy in the liquid. Am I right? समझ में आ गया ये? तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्रेशर एनर्जी। समझ में आ गया? मतलब फ्लूइड में जो एनर्जी है, एक तो ग्रेविटेशन हाइट के वजह से भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है और प्रेशर के वजह से भी एनर्जी स्टोर होता है। मतलब जो लिक्विड ज्यादा प्रेशर में है उसमें ज्यादा एनर्जी है। जैसे पानी के कंटेनर के नीचे जो पानी है उसकी एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू द फ्लूइड एट ए लोअर प्रेशर। समझ में आ गया? और एक होता है, मान लो मेरे पास कुछ लिक्विड है जिसका मास m है, वॉल्यूम v है। नाउ इट इज मूविंग विथ स्पीड v, देन व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ m v स्क्वायर। देन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा? k बाई v, दैट इज हाफ m बाई v इंटू स्मॉल v का स्क्वायर, दैट इज हाफ रो v स्क्वायर। इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आया? मैं ये कह सकता हूं इट इज जनरली कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड, फ्लोइंग लिक्विड। समझ में आ गया? जनरली कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। मतलब मैं सपोज कहूं लिक्विड के अंदर 3 फॉर्म में एनर्जी स्टोर होता है। एक तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक तो प्रेशर एनर्जी, एंड थर्ड वन इज काइनेटिक एनर्जी। ओके, समझ में आ गया? पोटेंशियल एनर्जी का 2 कैटेगरी है, बिकॉज ऑफ पोजीशन एंड बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन प्रेशर की वजह से हुआ, जरूरी नहीं है कि प्रेशर हाइट की वजह से हो। आप कैसे भी प्रेशर बढ़ाते हो तो लिक्विड की एनर्जी बढ़ जाएगा। समझ में आ गया? आप सपोज प्रेशर बढ़ाते हो, अभी भी असली लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रेशर इटसेल्फ। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू रो जी एच, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। ऑब्वियसली ये सारे पर यूनिट वॉल्यूम है। समझ में आ गया? सबकी यूनिट प्रेशर का है। देखो ये भी प्रेशर का यूनिट आएगा। गॉट इट? समझ में आ गया? लेना बेटा क्लिप। ठीक, अच्छा। नाउ देयर इज ए थ्योरम कॉल्ड बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या बात नहीं। बर्नौलीज थ्योरम क्या स्टेट करता है? बर्नौलीज थ्योरम कहता है इफ ए लिक्विड इज फ्लोइंग in a tube of different cross section, if a liquid is flowing in a tube of different cross section, the energy of liquid at all the cross sections remains same। मतलब all the energy, ये जो एनर्जी दी, एनर्जी मीन्स व्हाट डज इट मीन? इट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। बेसिकली एनर्जी डेंसिटी, इसको कहते हैं एनर्जी
डेंसिटी यहाँ पे हम एनर्जी बोल देते हैं, यहाँ पे हम एनर्जी बोल देते हैं। इट इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, इट इज नथिंग बट एनर्जी डेंसिटी है। टोटल एनर्जी in a liquid, if a liquid is flowing in a tube of different cross section, the energy of liquid at all the cross sections remains same. Means pressure energy plus gravitational energy plus kinetic energy per unit volume, ये सारे per unit volume, मतलब एनर्जी डेंसिटी इज ए कांस्टेंट। आया समझ में? इसको कहते हैं बर्नौलीज थ्योरम, राइट। एक बार हम प्रूव करते हैं, ठीक। मेरे पास से एक ट्यूब है, दिस इज ए ट्यूब ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एंड डिफरेंट लेवल, ओके। ये हमारा हो जाए ग्राउंड, ये रेफरेंस, ये हाइट हो जाए h1, ये हाइट हो जाए h2, राइट। इसका क्रॉस सेक्शन हो जाए a1, इसका क्रॉस सेक्शन हो जाए a2। इधर हमारा लिक्विड एंटर करता है, इधर हमारा लिक्विड एंटर करता है, राइट। लिक्विड इधर एंटर करता है। यहां पे लिक्विड का स्पीड सपोज v1 है, लिक्विड का स्पीड v1 है। ये लिक्विड आगे ट्यूब के अंदर पास होके जाता है और यहां पे लिक्विड का स्पीड v2 हो जाता है, लिक्विड का स्पीड यहां पे v2 हो जाता है। यहां पे इनलेट, इसको कहेंगे हम इनलेट, मतलब ये पूरा ट्यूब नहीं है, ये ट्यूब कितने भी बड़ा हो सकता है। आई हैव टेकन सेगमेंट ऑफ द ट्यूब, इट इज द पार्ट ऑफ द ट्यूब। इस ट्यूब में जितना पार्ट मैंने लिया, यहाँ पे लिक्विड एंटर करता है, यहाँ पे लिक्विड बाहर निकलता है, मतलब आगे जाता है, आउटलेट, एम आई राइट। इधर इनलेट में प्रेशर हो जाए P1, आउटलेट में प्रेशर हो जाए P2, ओके। समझ में आ गया? एक काम करते हैं, यहां पे प्रेशर P1 इनलेट, एट इनलेट प्रेशर कितना है? P1, pressure is P1. Then what is the force acting on the liquid? P1 into area, am I right? लिक्विड के ऊपर फोर्स लगता है F1, मान लो F1 इज इक्वल टू P1 इंटू एरिया, हाँ P1 इंटू A1। अब इस फोर्स के वजह से लिक्विड सपोज डिस्टेंस dx मूव करता है, कितना डिस्टेंस मूव किया? dx। देन व्हाट इज द वर्क डन बाय द लिक्विड? dw is equal to F1 into dx, am I right? That is equal to P1 A1 into dx, ओके। कितने सेकंड, कितने देर में? dt सेकंड में, dt सेकंड में, एंड दैट इज इक्वल टू P1 इंटू dv, जो लिक्विड इंक्रीज हुआ, वॉल्यूम पास हुआ अंदर, ओके। समझ में आ गया? अच्छा, देन dw by dv इज इक्वल टू प्रेशर P1, एम आई राइट? समझ में आया नहीं आया? दैट इज वर्क डन। ये जो वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, ये वर्क डन कौन किया? इधर प्रेशर P1 है, इस ट्यूब के पीछे कोई ट्यूब है। अब इनमें से जो लिक्विड आ रहा है, यहाँ पे प्रेशर P1 डेवलप कर रखा है, उसकी फोर्स के वजह से ये जो लिक्विड है, इसके ऊपर वर्क डन हुआ। इट इज वर्क डन ऑन द लिक्विड। इसके अंदर जितना लिक्विड है,
ये डीवी के मतलब वॉल्यूम लिक्विड एंटर किया तो वर्क डन कौन किया? अंदर से, पीछे से जो लिक्विड है इस लिक्विड के ऊपर वर्क डन किया। सो इट इज वर्क डन ऑन द लिक्विड, वर्क डन ऑन द लिक्विड। एम आई राइट? समझ में आ गया? पर यूनिट, ऑब्वियसली इट इज पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ लेट अस कम टू आउटलेट। एट आउटलेट में प्रेशर कितना है? P2। अब इस प्रेशर की वजह से लिक्विड आगे मूव करके चला गया, मतलब फोर्स कितना हो जाएगा? F2 इज इक्वल टू P2 इंटू A2। अब ये जो प्रेशर है हमारा ये लिक्विड के अंदर, इस लिक्विड का यहाँ पे प्रेशर P2, ये आगे जो लिक्विड है उसको धक्का देके आगे लेके जाने को कोशिश कर रहा है। सपोज ये dx डिस्टेंस मूव कर जाए लिक्विड, कितना डिस्टेंस? dx डिस्टेंस, देन हाउ मच वर्क इज डन? dw is equal to F2 into dx, that is P2 A2 into dx, that is P2 into dv. So this implies that work done per unit volume is equal to P2. It is, ये वर्क डन कौन किया? देख रहे हो ना बच्चे, इस ट्यूब के अंदर हमारा लिक्विड है, इधर से पीछे से लिक्विड इस लिक्विड के ऊपर वर्क डन करता है, ये लिक्विड आगे वाले लिक्विड के ऊपर वर्क डन करता है, मतलब इतना एनर्जी ऑब्जर्व करता है, इतना एनर्जी बाहर चला जाता है। सो इट इज द वर्क डन बाय द लिक्विड, वर्क डन बाय द लिक्विड एट आउटलेट। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? वर्क डन ऑन द लिक्विड एट इनलेट। अब देखो, इधर से इतना एनर्जी या वर्क डन उसके ऊपर हुआ, ये इतना वर्क डन दूसरे के ऊपर कर दिया, देन अपने पास कितना रख लिया? कैसे जीरो? भाई तेरे पास में, तेरे को 100 रुपया दिया तो 20 रुपया खो दी, तेरे पास रह गया कितना? 80 रुपया। ये यहां पे P1 वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम एब्जॉर्ब किया, इधर ये लॉस करके दूसरे को दे दिया, देन एनर्जी रिटेन्ड, एनर्जी रिटेन्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड by the liquid per unit volume is equal to कितना हो जाएगा? P1 एब्जर्व किया, P2 लॉस कर दिया। इट इज पर यूनिट वॉल्यूम। एम आई राइट? समझ में आ गया? अच्छा, सेकेंड पॉइंट, इधर से लिक्विड चलते 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 ऊपर भी जा रहा है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस रो जी H1। ओके, ठीक। इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। इतना एनर्जी एब्जॉर्व किया, वो एनर्जी गई कहां? यूज्ड इन इंक्रीजिंग द अदर एनर्जीज। समझ में आ गया? सो एनर्जी एब्जॉर्ब है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी प्रेशर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, प्रेशर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड
is used in increasing gravitational energy and kinetic energy. So this implies that P1 minus P2 is equal to rho g h2 minus rho g h1 plus half rho v2 square minus half rho v1 square. Am I right? कोई डाउट? क्यों? Why? एनर्जी कंजर्व कर लिया बिकॉज लिक्विड इज आइडियल. आई हैव कंसिडर्ड, मतलब देयर इज नो एनर्जी लॉस, इट इज नॉन विस्कस. ओके, लगा तो है. नहीं तो एनर्जी बढ़ा क्यों? ऊपर चढ़िए तो एनर्जी तो बढ़ा ना. देन दिस इंप्लाइज दैट P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर will be equal to P2 plus rho g H2 plus half rho V2 square. देखो 1 वालों को एक साइड, 2 वालों को एक साइड कर दिया. कोई दिक्कत? So this implies that P plus rho gh plus half rho V square is equal to constant. Right? मतलब एट एवरी क्रॉस सेक्शन P उस जगह के प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज सेम एट एवरी क्रॉस सेक्शन. फर्स्ट क्रॉस सेक्शन, सेकंड क्रॉस सेक्शन मान लो इधर हो जाए तभी भी उतना होगा, क्रॉस सेक्शन इधर हो जाए तभी भी इतना होगा, क्रॉस सेक्शन इधर हो जाए तभी भी उतना ही होगा. सो एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड रिमेन सेम एट एवरी क्रॉस सेक्शन. इट इज कॉल्ड द बर्नौलीज थ्योरम. ले ले बेटा, बढ़िया सा क्लिप एक है. कोई डाउट? डन? बिटाओ. तो फिर आप एक चीज देखना, ये जो बर्नौलीज थ्योरम हमने लिखे हैं ये कोई भी ट्यूब में हर जगह के लिए उतना ही है. कई बार प्रेशर को हमने कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, कई बार प्रेशर को लिक्विड कॉलम की हाइट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं. अब कैन आई राइट दिस एक्सप्रेशन एज P बाई रो जी प्लस H प्लस V स्क्वायर बाई 2G. एम आई राइट? V स्क्वायर बाई रो जी डिवाइड कर दो, रो जी डिवाइड कर दो इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, हर जगह में डेंसिटी सेम रहेगा. बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देन इसकी यूनिट सबकी क्या हो गया? हाइट है. तो प्रेशर की यूनिट है सारे, बट ये प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की यूनिट में है, ये हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम की फॉर्म में है. तो इसको कहते हैं काइनेटिक हेड. दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल हेड मतलब हाइट. समझ में आ गया? ये हो जाएगा हमारा प्रेशर हेड. तो कई बार हम क्या करते हैं, बर्नौलीज थ्योरम को ऐसे लिख सकते हैं. प्रेशर ये इन ए फ्लोइंग लिक्विड प्रेशर हेड सम ऑफ ऑल three heads that is pressure head, gravitational head and kinetic head.
of a flowing liquid is same everywhere. समझ में आ गया? is same everywhere. ठीक, समझ में आया बच्चे? अच्छा, अब इसकी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. बर्नौलीज थ्योरम आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. एक ट्यूब में जहां पे स्पीड बढ़ जाएगा, मान लो इसमें मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल ट्यूब. जब एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब की मैं बात करता हूं ऐसे, राइट? अब लिक्विड इधर एंटर करे, ध्यान रखना इट इज ए नॉन विस्कस लिक्विड. ठीक, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो जाए. इधर लिक्विड एंटर कर रहा है v1 के स्पीड में, लिक्विड एंटर कर रहा है v1 के स्पीड में, इधर लिक्विड लीव कर रहा है v2 की स्पीड में. ऑब्वियसली a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2. ये हाइट h है, h1 इज इक्वल टू h एंड h2 इज ऑल्सो इक्वल टू h. इधर प्रेशर P1, इधर प्रेशर P2. कैन आई राइट P1 प्लस रो GH प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस रो GH प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर. अप्लाई कर दिया ये प्रिंसिपल 1 एंड 2 में. दोनों साइड में H सेम है तो रो GH कैंसिल हो गया. देन हमारा क्या मिला? प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी is constant everywhere. Am I right? So this implies that P plus half rho V square is equal to constant. कौन सा ट्यूब में? In a horizontal tube. So in a horizontal tube, pressure head and kinetic head is constant. क्योंकि ग्रेविटेशनल हेड हर जगह में सेम था. मतलब क्या है? If speed is increased, प्रेशर विल रिड्यूस. समझ में आ गया? स्पीड मान लो लिक्विड का बढ़ गया, स्पीड आपका लिक्विड का बढ़ गया तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो प्रेशर एनर्जी कम हो जाएगा. समझ में आ गया? सो दिस इंप्लाइज दैट इफ स्पीड इज इंक्रीज्ड, if speed is increased, then pressure of the fluid decreases. Pressure in the fluid decreases. Right? ले बेटा क्लिप, इतना वाला पोर्शन. Got my point? है? अच्छा, ये देखो कुछ implications of Bernoulli's theorem. बच्चे, मेरे पास दो बोट है. ये एक बोट है. कितने बच्चे बोटिंग करे हो? तू नहीं करा? तू गया था फोटो खींचने जब बोटिंग कर रहा था? अब फिर तू तो कह रहा है वो दिव्य.
यस सर, इसकी तो कितने का है? ये बता रहा सर। क्या क्या बता रहा था? कि मैंने बोटिंग की। क्यों तेरे को कह रहा था ये? ऐसे सर बात ही है रे, एक मिनट। बात चल गई। क्यों तेरा बोटिंग की बात चल गई थी? क्लास की बात सर। क्लास के बाद बोटिंग की बात क्यों चली है? तो अभी जब भी कहीं जाएगा ना, बीसी को ले जाएगा, ये तेरा कहेगा कैमरा पकड़ भाई मैं। हाँ, मान लो ये दो दो जने बोट, इधर देख, दो जने बोट चला रहे हैं, दो दोस्त बोट चला रहे हैं। जब बोट चला के जाएंगे, बोट आगे जा रहा है, इधर देख रहे हो। अब ये पानी है लेक में। अब इधर देखो, जब पानी इधर एंटर करेगा, ये कैसे एंटर करेगा? ऐसे। अब एंटर करेगा दे इस जगह में पानी, फिर ऐसे जाके फिर फैल जाएगा, है ना? ऐसे ही होगा। जब पानी इधर एंटर करेगा, एक्चुअली पानी एंटर नहीं करता, बोट आगे जाता है, बट बोट की रेफरेंस के हिसाब से पानी एंटर कर रहा है इधर। इधर जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इधर उतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है क्या? है? कम है। जैसे बोट आगे जाएगा, बोट दोनों आपका आगे जा रहे हैं v की स्पीड में, मान लो, बट पानी इधर v की स्पीड में एंटर करेगा, बट यहां पे पानी की स्पीड ज्यादा हो जाएगा। जब पानी का स्पीड ज्यादा हो जाएगा, बीच में प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा? अंदर प्रेशर कम हो गया तो दो बोट टकराएंगे। समझ में आ गया? सो इससे मैं क्या लिखूं? टू बोट्स मूविंग पैरेलल ऑफन collide। कैन यू एक्सप्लेन? लिख दोगे उसके अंदर? क्योंकि इधर एरिया ज्यादा है जिसमें पानी एंटर करता है। एट द मिड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू विच लिक्विड पास बिकम्स लेस, सो स्पीड ऑफ लिक्विड, मतलब यहां पे क्या हो गया? इस जगह में पानी का स्पीड बढ़ जाता है तो प्रेशर घट जाता है। तो इधर प्रेशर कम हो गया तो बाहर की प्रेशर ज्यादा है, तो ये दबा देंगे, दबा देंगे तो ये दोनों बोट कलाइड कर जाएंगे। लिख लोगे? हैं? मेरे को दिखाना एक्सप्लेनेशन इसका। अच्छा, डेंसिंग ऑफ पिंग पोंग बॉल्स। कौन बॉल खेलता है? दिव्य? अब पता नहीं है। अच्छा, ये बच्चे, ये एक पाइप है। अब टेनिस बॉल साइज का एक बॉल ले लो, एक पानी का पाइप ले लो। पानी का पाइप में जैसे जैसे पानी जाएगा ऊपर, है ना, पानी मान लो ऊपर जाता है, राइट? ये पानी का पाइप है। मैं क्या करूंगा बच्चे, पानी का पाइप में एक पिंग पोंग बॉल रख दूं। पिंग पोंग बॉल मतलब ये टेनिस बॉल टाइप का, है ना? हाँ, एक बॉल में यहां पे रख दिया। ये हमारा क्या है? बॉल है। दिस इज द बॉल, राइट? ये हमारा बॉल है, पानी ऐसे जा रहा है। आप एक बार देखो, ये बॉल ग्रेविटी के वजह से मान लो थोड़ी सी राइट हो गया तो क्या होगा? देखो, दोनों तरफ से पानी जा रहा है इक्वल स्पीड में, तो ये घूम नहीं पा रहा। जैसे ही ये बॉल थोड़ी सी टेढ़ी हो जाएगी, जैसे ही बॉल राइट साइड टेढ़ी हो गई, मान लो ये बॉल राइट साइड टेढ़ी हो गई, इधर चला गया, तो पानी का मार इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर कम हो गया। इधर कम हो गया तो ये बॉल क्या करेगा बच्चा? रोटेट करेगा। एम आई राइट? जैसे रोटेट करेगा, इधर स्पीड बढ़ गई, इधर पानी का स्पीड और बढ़ जाएगा। स्पीड ऑफ वाटर इंक्रीजेस। स्पीड इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर इधर से दबा देगा, उसको दबा देगा तो फिर ये बीच में आ जाएगा। फिर ये मान लो लेफ्ट साइड चला गया तो क्या होगा? ये ऊपर जाएगा,
ऊपर जाके फिर मान लो लेफ्ट साइड चला गया, जैसे लेफ्ट साइड गिरने को होगा पानी राइट साइड में स्पीड ज्यादा हो जाएगी, पानी ज्यादा स्पीड हो गया तो राइट साइड में प्रेशर कम हो जाएगा, तो फिर वो वापस लेफ्ट से राइट की तरफ ये पुश होकर सेंटर पे आ जाएगा। मतलब ये जो बॉल है आपका यहाँ पे लेफ्ट राइट करते करते ऐसे ही डांस करता रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। ओके, तो यू हैव टू राइट द एक्सप्लेनेशन बाय योर ओन लैंग्वेज। आप अपना कॉपी खोल लेना। मान लो मैं ऐसे एक कॉपी खोलता हूँ या किताब खोलता हूँ, किताब की ऐसे पकड़ता हूँ तो पेज खुल नहीं रहा। आप एक काम करना, 2 पेज कई बार ऐसे होता है ना चिपक गए, है ना, ऐसे होता है नहीं होता है? किताब पढ़े तब ना पता चलेगा, है ना? बच्चे तो किताब पढ़ते नहीं है, हैं? हाँ, तो ये बच्चे तो किताब पढ़ते नहीं है। बड़े इधर एक तो कोविड में काट के आए हो, हैं? मास्टर ऑनलाइन में पढ़ाया तो चलो बड़े हैं। हमारे टाइम में तो किताब पढ़े बिना काम चलता ही नहीं था, किताब पढ़ना, राइट? जब किताब पढ़ते हैं हम सोचते हैं कि ये 2 पेज चिपक गया, क्यों ना मैं बीच में फूंक लगा के खोलूं। अब जैसे फूंक लगाओगे थोड़ी सी यहाँ पे मान लो ओपन हो गया, थोड़ी सी ओपन हो गया, बट यहाँ पे जैसे ही हवा घुसेगा, हवा का देखो, ये तो खैर मैं हाथ में पकड़ रखा हूँ, ठीक से नहीं होगा, ऐसे स्क्वीज हो गया, अंदर जाके स्क्वीज हो जाता है। स्क्वीज होगा तो एयर का स्पीड बढ़ जाएगा, एयर का स्पीड बढ़ जाएगा तो एयर का प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो गया तो बाहर के प्रेशर ज्यादा है और ये चिपका देगा। तो फूंक के खुलने में आप सोच रहे हो मैं फूंक लिया हवा घुस जाएगा, हवा के प्रेशर की वजह से ये खुल जाएगा, नहीं, आपने फूंक दिया तो उसके अंदर प्रेशर डिक्रीज हो गई, उल्टा ये चिपक जाएंगे। थोड़ा सा ऊपर ओपनिंग हो गया तो हाथ में कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे तूफान होता है, हैव यू सीन कि जो आपका एस्बेस्टस का रूफ है या स्ट्रॉ का रूफ है, उड़ जाते हैं? सो another implication, blowing up of roofs of a house at the time of storm. See, बच्चे मान लो ये हमारा हाउस है, पहले तो हाउस ऐसा ही हुआ करता था हर जगह में, है, धीरे धीरे आज की डेट में मिट्टी का मकान, कच्चा मकान आजकल रहा ही नहीं, बट जो मजा इसमें आता है और इसमें नहीं आएगा। तो दिस इज द रूफ, रूफ हमारा ऐसा ही बना होता था, ठीक, ये रूफ हो गया। अब हवा इधर से आ रहा है, मान लो दिस इज एयर, एयर आपका ब्लो कर रहा है, ठीक है, एयर ब्लो कर रहा है। अब देखो जब जो हवा इधर ब्लो कर रहा है तो ये जाएगा कहां? इधर स्क्वीज होगा, स्क्वीज होकर इसके सरफेस में जाएगा, फिर बाहर जाके ये स्प्रेड हो जाएंगे। सी द सीक्वेंस, ऐसे स्क्वीज हो गया तो क्या होगा? मतलब एयर हियर हैज टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस। देख रहे हो ना बच्चे, हवा आपका ऐसे चलते चलते ये स्क्वीज हो गए, कंपैरेटिवली इधर स्क्वीज हो गया, हवा इधर जा रहा है। अब मेरे को बताओ, इधर से इतना पोर्शन में जो हवा जा रहा है, इतना पोर्शन में उतना ही हवा आ रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे रिड्यूस हो गया, देन स्पीड यहाँ पे एयर का, ये एयर फॉइल इसको कहते हैं एयर फॉइल्स, द स्पीड एट दिस इंक्रीजेस। दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते हो एयर हैज टू मूव फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस हियर, सो स्पीड इज हियर मोर। दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते हो यहाँ पे स्पीड बढ़ गया। जब स्पीड बढ़ जाएगा तो प्रेशर घट जाएगा। कहां पे? इस जगह में प्रेशर घट गया, इस जगह में प्रेशर घट गया, बट अंदर की प्रेशर जो है, इस जगह के प्रेशर हमारा घट गया, बट अंदर के प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक है, सो P बिकम्स लेस देन एटमॉस्फेरिक। तो क्या होगा?
डिक्रीज हो गई ना। पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी था, पी नॉट था, बाहर भी पी नॉट था, हवा चल पड़ा तो इधर हवा का प्रेशर कम हो गई स्पीड की वजह से। जैसे प्रेशर कम हो गया अंदर वाले प्रेशर ज्यादा है, तो फोर्स प्रेशर की डिफरेंस की वजह से फोर्स लगेगा। डिफरेंस इन द प्रेशर इनटू एरिया इज द फोर्स। तो ये फोर्स लगा के छत को ऊपर उठा देगा। जैसे ही छत थोड़ी सी ऊपर उठ गई, ये प्रेशर इतना ड्रॉप हो जाता है कि ये जो फोर्स लगता है ये छत छत को उठा लेता है। जैसे ही उठा लेगा हवा उड़ा के ले जा। ले जाएगा। समझ में आ गया? कैन यू एक्सप्लेन दिस वन? है वो टर्बुलेंस तो क्रिएट होगा, वो तो है ही, वो भी होती है, मेन रीजन तो यही है। नेक्स्ट, लिफ्ट अप ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन का लिफ्ट अप कैसे होता है? एरोप्लेन का विंग देखे हो? एरोप्लेन का विंग मान लो ऐसे है, जस्ट वॉच द विंग ऑफ एरोप्लेन। नीचे वाला एरोप्लेन का विंग का नीचे वाला फ्लैट होता है, और ऊपर वाला कर्व होता है। ऊपर वाला कर्व होता है, समझ में आ गया? ऊपर वाला कर्व होता है। तो क्या होता है विंग का शेप? दिस शेप ऑफ द विंग appears to be in this manner, right? ऐसे ही होता है। इवन कोई आप एरोप्लेन में बैठ के देखोगे खिड़की के पास, ये विंग का शेप कोई ऐसे चेंज भी करते हैं ऊपर नीचे करने के लिए, ऐसे 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 करते हैं। फ्लैप्स टाइप का होता है, वो कभी ऊपर लेना है कब नीचे लेना है वो उसका डिसाइड करने के लिए। मान लो ये आपका आगे मूव कर रहा है एरोप्लेन, तो विंग ना सर, हवा कैसे जाएगा बच्चा? एरोप्लेन का स्पीड फिक्स है, ये हवा को फाड़ते हुए चीरते हुए जाएगा। जब चीरते हुए हवा को जाएगा, यहाँ पे जो स्ट्रीम लाइन या क्या कहते हैं, ये आपका जो हवा है ऐसे ऐसे होगा। तो इस जगह में हवा का प्रेशर क्या होगा बच्चे? स्पीड स्पीड ज्यादा हो गया यहाँ पे, क्योंकि एयर हैज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एट द अपर सरफेस विद इन द सेम टाइम। क्योंकि विंग का स्पीड फिक्स है, चला जाएगा। नीचे हवा का स्पीड, जितना एरोप्लेन का स्पीड है विथ रेस्पेक्ट टू एरोप्लेन, इसकी स्पीड सेम है। तो ये स्पीड इधर हवा को, जैसे हवा ऐसे स्प्लिट हो गया, फिर हवा यहाँ पे रिकम्बाइन करेगा, तो बट विद इन द मीन टाइम एरोप्लेन आपका आगे चला जाएगा, तो ये हवा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो यहाँ पे हवा का स्पीड ज्यादा है, स्पीड बढ़ गया, तो यहाँ पे प्रेशर डाउन हो गया। और इधर प्रेशर हमारा क्या है? पी नॉट। नाउ पी नॉट बिकम्स पी लेस देन पी नॉट, देन क्या होगा? इसमें एक फोर्स लग जाएगा, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंस इन द प्रेशर, सॉरी, पी नॉट माइनस पी इंटू एरिया ऑफ द विंग। इट इज द लिफ्ट अप ऑफ फोर्स। और एरोप्लेन लिफ्ट करने का जो मेन जो फंडा है यही है। समझ में आ गया? एरोप्लेन लिफ्ट अप होता है। ले लें बेटा क्लिप, ये भी लिख लेना है। यस सर। एरोप्लेन लिफ्ट अप हो गई। डन? कोई डाउट? कोई डाउट? नो। अच्छा, क्रिकेट तो सारे बच्चे खेले ही हो, है ना?
अच्छा, कुछ जैसे बॉलर्स होते हैं, कुछ पेस बॉल फेंकते हैं, कुछ स्पिन बॉल फेंकते हैं, Yes, sir. एंड यू नो स्पिनर्स आर मोर डेंजरस देन पेस बॉलर्स। व्हाई? Spin कर देते हैं। स्पिन करेंगे तो क्या होगा? Ball की direction भी change वो डायरेक्शन क्यों चेंज हो जाता है? सो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। क्या कहते हैं? मैग्नस इफेक्ट। change in the direction of change in the direction of spinning ball, right? Yes, sir. Change in the direction of the spinning ball is called Magnus effect. See, ये हमारा बॉल है, राइट? ये आपका सीधा जा रहा है। जब ये हवा को ऐसे चीर के आगे जाएगा, एयर आपका कैसे जाएगा? इधर एयर इस जगह में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। दो पार्ट में डिवाइड होकर कुछ आपका अपर सेगमेंट, अपर पोर्शन में जाएगा, कुछ हवा आपका लोअर पोर्शन में जाएगा। एम आई राइट? कुछ हवा आपका लोअर पोर्शन में चला गया। ये एयरफॉइल्स, ये एयरफॉइल्स, ठीक बच्चे? Yes, sir. ये एयरफॉइल्स हो गए। विथ रेस्पेक्ट टू बॉल, सी दिस आर द एयरफॉइल्स, है ना? ये एयरफॉइल्स है। बॉल आपका आगे जाएगा तो एयरफॉइल का स्पीड नो डाउट दोनों तरफ से इक्वली बढ़ा, क्योंकि ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना। सो यहाँ इधर का स्पीड सेम है। बट जैसे ही बॉल आपका स्पिन करेगा, व्हेन बॉल स्पिन्स, मान लो क्लॉकवाइज स्पिन कर गया, बॉल आगे भी जा रहा है और स्पिन भी कर रहा है। ये बॉल है, बॉल आगे भी जा रहा है और स्पिन भी कर रहा है। आगे भी जा रहा है और ये कर गया स्पिन। ऐसे जैसे स्पिन करेगा, ये जो यहाँ पे सरफेस के साथ ये एयर पार्टिकल कांटेक्ट में है, इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। अपोज करेगा तो इसकी स्पीड हो जाएगी कम। तो एयरफॉइल जो है, एयरफॉइल ज्यादातर प्रिफर करेंगे इधर जाने के लिए। देख रहे हो, ये वाला सरफेस खुरोज के एयर को इधर लेने की कोशिश करेगा। तो एयर का जो मोशन है, ये मोशन है, इस तरह को जाने की टेंडेंसी रहेगी और इधर एयर का स्पीड ज्यादा हो जाएगा। क्यों स्पीड ज्यादा हो जाएगा? ये स्पीड और इसकी रोटेशन का स्पीड ऐड हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस जगह में स्पीड बढ़ गया, नीचे वाले सेगमेंट में पोर्शन में स्पीड बढ़ गया, ऊपर वाले पोर्शन में स्पीड कम हो गई। हियर स्पीड डिक्रीजेस, हियर स्पीड इंक्रीजेस, सॉरी स्पीड इंक्रीजेस। जब इधर स्पीड इंक्रीज कर गया, प्रेशर डाउन हो गया। यहाँ पे स्पीड डिक्रीज कर गया, प्रेशर बढ़ गया। एम आई राइट? इस साइड में प्रेशर बढ़ गया, तो इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है। तो मान लो ये बॉल को फेंकने से ये ऐसे जाना था, अब कैसे चला जाएगा? जल्दी मुड़ जाएगा। समझ में आ गया? आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि भाई बॉल आ रहा था इधर गिरेगा, बैट्समैन इधर जाना था। एम आई राइट? तो ये चला जाएगा नीचे की तरफ। क्यों? प्रेशर ऊपर से, प्रेशर इधर ज्यादा होने की वजह से इसको दबा दिया, पहले गिर गया। तो आप सोच रहे हो कि आके मेरे बैट है यहाँ पे रख रखा हूं, आपसे प्रेडिक्ट करने से पहले, आप जहां पे प्रेडिक्ट कर रहे हो गिरेगा, उससे पहले गिर गया। अब आपका बैट उठ गया, वहां पर टकरा के जमीन आके आपकी विकेट में गिर गई। अब ये उल्टा स्पिन दे दिया, तो इधर प्रेशर आपका ज्यादा हो जाएगा, इधर कम हो जाएगा। इधर ना गिर के आपका इधर गिर जाएगा, आपका बैट घूम जाएगा, बैट इस डायरेक्शन में घूम गया, बॉल जाके आपकी विकेट में गिरा। तो ये सीधी नहीं आएगा, इट क्रिएट कंफ्यूजन। दिस इज व्हाट वी से द मैग्नस इफेक्ट इज। समझ में आ गया? ले
सुनिया, समझ गई? पक्का? अच्छा, और एक थ्योरम है। हाँ, क्या कह रहे हो? सर बॉल की तो सर गोल शेप है, थोड़ा सामने से ऐसे क्या? मतलब कुछ स्पेसिफिक शेप का है। क्यों? गोल गई है, गोल है ना। हाँ, तो जैसे प्लेन की वजह से शी ये वो तूने देखा बॉल को थूक लगा के रगड़ते हैं? गोल डायमीटर हैं? वो क्यों रगड़ते हैं? वो स्पिनर ज्यादा रगड़ते हैं। अब उसमें बैक फिर बॉल का सरफेस एकदम स्मूथ होगा यार, मतलब बिल्कुल टच नहीं करेगा यार उसमें। फिर भी टच करेगा। वैसे मतलब ये सर कोई स्पेसिफिक शेप है उसकी। स्पेसिफिक शेप तो है, स्फेरिकल है। पेरिकल है ना सर, जैसे बोर्ड या उनकी जैसे तो किया था हाँ ना, फिर भी हाँ, तो एरोडायनेमिक तो है शेप। और क्या था? टेढ़ा मेढ़ा होता है, रेक्टेंगुलर, मतलब वो कस्टर्ड एप्पल जैसे होता है या पाइनएप्पल जैसे शेप होता। वो खुरद खुरद के यार ले जाता। कर सकते हैं। नहीं, स्ट्रीमलाइन में कम रेजिस्टेंस लगता है बस। और क्या? ले लिया, क्लिप ले लिया। देयर इज अनदर थ्योरम कॉल्ड टोरिशेली थ्योरम। बात नहीं। हम्म टोरिशेलीज थ्योरम। बच्चे, मेरे पास एक कंटेनर है। ये एक कंटेनर है, राइट? बड़ा सा कंटेनर है। इस कंटेनर को मैं क्या करता हूं, पानी का टंकी मान लो। इसको रखा मैंने फ्लोर पे। अब मैं इधर भर दिया पानी, ठीक? फ्लोर पे या छत के ऊपर रखा हुआ है। अब इस टंकी में एक छोटा सा छेद है। मान लो ये एक सुराख है, ठीक? ये एक सुराख है। क्या होगा? एकदम छोटा सा सुराख, एकदम जैसे पानी की टंकी में एकदम छोटा सा सुराख हो जाए, पानी चिल करके निकल रहा है। हैं? समझ में आ रहा है? बहुत ही मतलब छोटा सा सुराख है, पानी चिर करके आपको पता नहीं चल रहा पानी निकल रहा है। तो टपक के नहीं, पानी कैसे जाएगा बच्चे? इधर से ऐसे ही जाएगा, जाके पानी नीचे गिरेगा। इट इज ए स्मॉल होल। इट इज ए स्मॉल होल। इसको कहते हैं नोजल या ओरिफिस। क्या कहते हैं बच्चे? नोजल या ओरिफिस। इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को स्मॉल ए ले लें और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कैपिटल ए ले लो। यहां पे कैपिटल ए इज मच मोर लार्जर देन दैट ऑफ स्मॉल ए। यहां पे जो लिक्विड आपका बाहर निकल रहा है उसका स्पीड को मैं ले लेता हूं v। ऐसे लिक्विड बाहर निकल जाना नोजल से, इसको कहते हैं विलो एफ्लॉक्स। क्या कहते हैं? मान लो कि एक छोटा सा छेद है, बड़ी मतलब स्पीड से पानी बाहर निकल के जा रहा है, हम कहते हैं द लिक्विड इज एफ्लॉक्सिंग आउट। समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो स्पीड आ रहा है, इस स्पीड को मैं नाम दूंगा वेलोसिटी ऑफ एफ्लॉक्स। ओके, वेलोसिटी ऑफ एफ्लॉक्स। ये जो ओरिफिस है, मान लेते हैं इसकी डेप्थ कंटेनर की सरफेस से h है। कंटेनर की सरफेस से h डिस्टेंस पे है। और इस कंटेनर की जो पानी है, इसमें कितना हाइट तक भरा हुआ है? बॉटम से h, कैपिटल H तक। टॉरिशेली थ्योरम स्टेट्स दैट the velocity of efflux of liquid from a container is equal to
velocity of efflux, velocity of efflux from an orifice, from an orifice of a large container, large container is equal to speed acquired by a falling body in air if it is dropped from the level of liquid to the level of orifice. पर समझो पहले ये क्या कह रहा है, उसका मीनिंग समझो. Velocity of efflux from an orifice of a large container is equal to the speed acquired by a falling body in air if it is dropped from the level of liquid to the level of orifice. मतलब क्या है, ये लेवल ऑफ लिक्विड है, ये हमारा लेवल ऑफ लिक्विड है, एंड दिस इज द लेवल ऑफ ऑरिफिस. ये कितना डिस्टेंस सेपरेशन है, h. इधर से एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया, कहां, एयर में, ये नीचे पहुंचता है, यहां पे इसकी स्पीड कितना होगा, v. इट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gh. है, सीधा सीधा बोलो ना भाई, मतलब क्या, द स्पीड ऑफ फ्लूइड हियर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 2gh. समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं. मतलब इतना कहानी ना लिख के, कि ये उन्होंने थ्योरम दिया था इसलिए उन्हें ऐसे ही लिखा है. इनका कहना है, हम डायग्राम वाइज देखें कि भाई सपोज हमारा ओरिफिस का डेप्थ h है और इधर से जो पानी निकलेगा उसकी स्पीड कितना होगा, रूट ओवर ऑफ 2gh होगा. जो भी पानी, इधर तो रेस्ट में है, इधर रेस्ट में, इधर से जो पानी बाहर निकलेगा उसका स्पीड रूट ओवर ऑफ 2gh हो जाएगी. प्रूव करें. यहाँ पे मत सोचना कि पानी फॉल होके आके इतना स्पीड में गिर रहा है. नो, इधर पानी फ्लो करता हुआ दिखेगा नहीं, ये पानी मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, बट इस जगह के पानी रूट ओवर ऑफ 2gh की स्पीड में बाहर निकल जाएगा. अच्छा, यहाँ पे पानी कैसे जा रहा है बच्चे, इधर का पानी इधर जाने को कोशिश कर रहा है. ये प्रेशर P1 इज इक्वल टू कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना. ये आउटलेट है, इधर प्रेशर P2 इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक, क्योंकि इट इज एक्सपोज टू, ये जो छेद है इट इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर. देन यहां पे प्रेशर कितना होना चाहिए, P2 होना चाहिए. एम आई राइट. इधर पानी का स्पीड V1 होगा, मान लो इधर पानी का स्पीड V2, एंड V2 को हम लेंगे, V2 को लेंगे हम V. इधर हाइट H1, H1 कितना है बच्चे, इधर कैपिटल H, स्मॉल H2 इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h. एम आई राइट. ये वाला हाइट, ये रेफरेंस हो गया. देन अब देखो, P1 इज इक्वल टू P0, P2 इज इक्वल टू अगेन P0, V1 इज इक्वल टू nearly equal to 0, and V2 is equal to V. Why it is 0? Because A into V1 is equal to small a into V2. Am I right? As then V1 is equal to A into V2 divided by capital A, which is nearly equal to 0. Correct? क्यों?
क्योंकि ये बहुत बड़ा होने की वजह से ये स्पीड छोटा है। मतलब मान लो हमारा एक बड़ा सा टंकी है, उसमें छोटा सा सुराख है, इधर से पानी निकल रहा है तो इधर पानी मूव करता हुआ हमें नहीं दिखता, करता तो है बट इतना स्पीड कम होता है कि हम उसमें एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। समझ में आ गया? तो V1 is nearly equal to 0 because of this one, right? Because of large area, because of large area, and H1 is equal to capital H, H2 is equal to capital H minus small h. By using Bernoulli's theorem, so P1 plus rho g H1 plus half rho V1 square will be equal to P2 plus rho g H2 plus half rho V2 square. So ये हो गया P नॉट प्लस रो जी एच प्लस 0 इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच माइनस एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर। एम राइट? ये P नॉट कैंसिल हो गया। देन हाफ रो V स्क्वायर will be equal to rho g into h minus h plus h। h कट गया, so ये रो कट गया, then V square is equal to 2gh। so this implies that V is equal to root over of 2gh। it is the velocity of a flux। okay, it is the velocity of a flux, that is equal to root over of 2gh, right? ठीक है बच्चे, मजेदार है ना? फ्लूइड मजेदार है ना? चल आज इतना करते हैं, मेरा सर दर्द हो रहा है।